This is a lecture of concepts in bipolar junction transistor BJTs. Getting right onto it, introduction, and this is just a conceptual video. So emitter based junction और ये कट ऑफ मोड्स के हैं. अगर हम इस एग्जांपल से बेसिकली देख सकें तो हमारा काम इस पूरे उसमें हमने बेसिकली करंट फ्लो करवाना है. ठीक है, यू कैन थिंक ऑफ दिस एज देयर इज़ अ जंक्शन. ठीक है, एंड ये मेरी बेस है. ठीक है, तो हमने बेसिकली इसमें सिर्फ यहाँ से यहाँ करंट फ्लो करवाना है. और जो करंट फ्लो करवाना है तो उसमें ये जो चीज़ है हमारे पास काइंड ऑफ एज अ स्विच एक्ट कर रही होती है. अगर ये कहेगी तो करंट फ्लो होगा, अगर ये नहीं कहेगी तो एक करंट फ्लो नहीं होगा. ठीक है, अब हाउ इज़ दिस हैपनिंग बेसिकली, तो लेट्स सी दैट. सो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास हम इस पॉइंट को एक वोल्टेज देते हैं. ठीक है, बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड अ पी एन जंक्शन. ठीक है, अब ये एक एन है और ये उसका डिप्लीशन रीजन है और ये एक पी जंक्शन है. ठीक है, दिस इज़ पी एंड दिस इज़ एन. नाउ वी नो कि पी एन जंक्शन अगर वैसे है स्टेडी स्टेट पे तो इसका एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि पॉजिटिव की साइड पे यहाँ से होल्स एस्केप करके नेगेटिव की साइड पे चले जाते हैं और इधर से वो एस्केप होके यहाँ नेगेटिव की साइड पे चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो ये एक जंक्शन बन जाता है. अब अगर इस जंक्शन को मैं फॉरवर्ड बाइस करूँ, फॉरवर्ड बाइस कैसे करते हैं कि आप पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल दो और नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल दो. मैं फॉरवर्ड बाइस करूँगा तो एक इस मतलब पॉजिटिव चार्जेस को यहाँ से रिपल्जन मिलेगी. राइट, यहाँ पे पॉजिटिव पड़ा हुआ है, पॉजिटिव को रिपल्जन मिलेगी और नेगेटिव की तरफ जाएगा. सिमिलरली नेगेटिव को चार्जेस, तो करंट मेरा ना यूँ फ्लो करेगा अगर मैं फॉरवर्ड बाइस किया. और इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से यूँ फ्लो करेंगे. क्यों, इलेक्ट्रॉन्स को अगर देखना तो ये इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स है नेगेटिव, तो यहाँ से उसके नेगेटिव मिल रहा है तो नेगेटिव को रिपल्स करके वो यहाँ पर पहुँच जाएगा और फिर वो तो इलेक्ट्रॉन्स यूँ फ्लो करेंगे. ठीक है, और अगर इसी चीज़ को अगर मैं रिवर्स बाइस करता हूँ, इसी चीज़ को अगर मैं रिवर्स बाइस करता हूँ, यानी मैंने इसे पॉजिटिव बना दिया, इसे नेगेटिव बना दिया. अब जो मेरा P है उसके पास जो होल्स थे वो काइंड ऑफ यहाँ पर आ गए. होल्स थे तो नेगेटिव के साथ अटैच हो गए. सिमिलरली इसके नेगेटिव थे तो इसके पॉजिटिव के साथ अटैच हो गए. तो ये जो डिप्लीशन रीजन होता है ना, ये डिप्लीशन रीजन बड़ा होता जाता है. ठीक है, नेगेटिव उसमें, और डिप्लीशन रीजन जब बड़ा होगा तो हमारे पास काइंड ऑफ वो जैसे जैसे फिर आप बढ़ाते जाओगे तो आगे एक ब्रेक डाउन पॉइंट आएगा एंड वील डिस्कस दैट लेटर. सो फॉर नाउ बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम स्टार्ट करेंगे एक्टिव मोड से. एक्टिव मोड में अगर मैंने किसी भी ट्रांजिस्टर बीजेटी को डालना है तो बीजेटी को डालने का एक तरीका है. ठीक है, बल्कि इट वुड बी बेटर कि दिस इज़ जस्ट अ बेसिक डायग्राम. आपका ये इमिटर है तो ये इमिटर बेस्ड जंक्शन हो गया, ये कलेक्टर बेस्ड जंक्शन हो गया. वन थिंग टू बी नोटेड इज कि इमिटर इज़ द मोस्ट डोप्ड थिंग इन अ बीजेटी. सिमिलरली अब ये पी एन पी वो है बीजेटी है, उसमें ये इमिटर बेस है, ये बेस कलेक्टर है, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है. ठीक है, और इसके 3 मोड्स हैं, कट ऑफ, एक्टिव और सैचुरेशन. अब अगर हम एक्टिव को डिस्कस करें, ठीक है, तो एक्टिव को जस्ट एज आई सेड कि आपने अगर एन पी एन की मिसाल लेनी है, ठीक है, तो हमारा एक काम है टोटल. अगर आपने एक्टिव मोड में रहना है, वो क्या काम है कि आपने इमिटर और बेस जंक्शन को करना है फॉरवर्ड बाइस. ठीक है, और बेस कलेक्टर जंक्शन को करना है रिवर्स बाइस. इसकी क्या रीज़न है, इसकी ये रीज़न है कि जब ये मेरा इमिटर और बेस जंक्शन है, ठीक है, इसको मैंने कह दिया फॉरवर्ड बाइस, मतलब मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया, यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया. अब हो क्या रहा है, करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, मतलब करंट ये फ्लो कर रहा है पी से आई एन. राइट, पी से एन फ्लो करता है फॉरवर्ड बाइस में. और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स यूँ फ्लो कर रहे हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से एन से पी पे जाएंगे ना, सिंपली. ठीक है, अब मुझे यही तो चाहिए, मतलब मैंने बेसिकली काम क्या कराना है, मैंने यहाँ से यहाँ करंट फ्लो करवाना है. राइट, कलेक्टर से. तो अब ये तो बेस तक का हो गया, लेकिन अब बेस से आगे भी अगर मैं फॉरवर्ड बाइस कर देता हूँ, मगर अगर मैं इसको भी फॉरवर्ड बाइस कर देता हूँ तो पॉजिटिव से नेगेटिव यूँ जाएगा करंट. ठीक है, तो ये तो मसला हो जाएगा. क्यों, क्योंकि एक पॉइंट के ऊपर करंट यूँ जा रहा है, दूसरे पॉइंट के ऊपर करंट यूँ जा रहा है. तो मेरा करंट जो कि जिसको मैं चाहता हूँ कि टोटली यूँ फॉलो करे कलेक्टर से इमिटर में, ऐसा तो नहीं हो रहा. ठीक है, तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगा,
इस वाले को मैं फॉरवर्ड बाइस नहीं करूँगा, इसको मैं रिवर्स बाइस करूँगा। जब इसको मैं रिवर्स बाइस करूँगा ना, तो इसका भी करंट यूँ फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि रिवर्स बाइसिंग में जो मेजॉरिटी ऑफ द करंट होता है वो डिप्लीशन रीजन की वजह से होता है। और डिप्लीशन रीजन में क्या होता है, एक तो डिप्लीशन रीजन बड़ा हो जाएगा, लेट्स से दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव। और डिप्लीशन रीजन में क्या होता है, ऑपोजिट चार्जेस बनते हैं, मतलब माइनस 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 यहाँ बन गया, पॉजिटिव सॉरी पॉजिटिव 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 यहाँ बन गया, और माइनस 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 यहाँ बन गया। तो अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी, ठीक है। तो ये अगर मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसी तरह इसकी भी नेगेटिव टू पॉजिटिव ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। तो अब बेसिकली जब मैं इस वाले जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करूंगा और इस वाले जंक्शन को रिवर्स बाइस करूंगा, इमिटर बेस को फॉरवर्ड, कलेक्टर बेस को रिवर्स, तो मेरा करंट पूरा यूं फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने काम करना है। अब मुझे ये समझना है कि मैं इसको इमिटर क्यों कह रहा हूँ, मैं इसको कलेक्टर क्यों कह रहा हूँ। सो द रीज़न इज़ कि हम हम कन्वेंशनल करंट को फॉलो करते हैं, लेकिन द थिंग दैट वी आर फॉलोइंग हेयर इज़ द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. So if you see, the electrons are being injected या emitted into this thing from here. क्यों? क्योंकि नेगेटिव पे कनेक्टेड है। एंड इलेक्ट्रॉन का अगर फ्लो देखा जाए तो हमने इसको फॉरवर्ड बाइस किया, इसको रिवर्स बाइस किया, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो यूं हो रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कलेक्ट इस पॉइंट पे हो रहे हैं। तो दिस इज वाई दिस इज कॉल्ड एन इमिटर एंड दिस इज कॉल्ड एन कलेक्टर विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन्स, ओके। So this is pretty much about this diagram as it is. If you want to see the current I, जो कि वही है, तो वही यही वाली बात है कि आई सी से करंट फ्लो करेगा, आई ई पे निकलेगा, जो कि मैं आपको यूं कह रहा था। और आई बी वुड बी द थिंग कि जो यहाँ से ऐड हो रही है। अब आई बी को अगर 2 मिनट के लिए देखो, तो आई बी ये है जो कि जो कि ये चीज़ ऐड कर रही है, ठीक है। अब अगर आप आई बी को 2 मिनट के लिए देखो, तो वी हैव सम काइंड ऑफ, दिस इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट कनेक्टेड ना, तो यहाँ पर पॉजिटिव होने की वजह से होल्स इंजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। ज़ाहिर है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही इंजेक्ट होगा। अब यहाँ पर होल्स इंजेक्ट हो रहे हैं। वो होल्स क्यों इंजेक्ट हो रहे हैं? वो होल्स इसलिए इंजेक्ट हो रहे हैं कि देखो यहाँ पर है मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्सेस में, वो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं यूँ। जब इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेस में है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स इन पॉजिटिव के साथ भी तो कंबाइन कर सकते हैं, और अगर कंबाइन करेंगे तो ये वाला रीजन भी इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, ठीक है। तो जस्ट टू स्ट्राइक अ बैलेंस, यहाँ से पॉजिटिव भी आ रहा है ताकि वो एक ये वाला पी रीजन पी ही रहे, एन ना बन जाए, ठीक है। दिस इज़ जस्ट अ थिंग यू कैन अंडरस्टैंड फॉर कॉन्सेप्ट, ठीक है। करंट फ्लो की बात हमने कर ली, किधर से किधर जा रहा है। और अब हम बात करते हैं कलेक्टर में करंट है कितना। तो कलेक्टर एक जंक्शन ही है बेसिकली, ठीक है। तो कलेक्टर में करंट है आई सी इज इक्वल्स टू, हमने जो चीज़ हमने डायोड के लिए पढ़ी थी, आई एस वी बी ई वी टी। वी टी यहाँ पे हमारे पास हमें पता है क्या होता है, और वी बी ई इज़ द बेस इमिटर जंक्शन। नाउ वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हमारा हैवीली डोप्ड चीज़ होती है वो इमिटर होती है, ठीक है। तो जो हमारा करंट होता है ना, वो जो चीज़ वो डिपेंड जो करता है ना, वो इस वोल्टेज पे डिपेंड करता है ज़्यादा, और इस वोल्टेज पे बहुत कम डिपेंड करता है, इवन दो ये ज़्यादा होती है इससे, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल इसको अगर आपने फॉरवर्ड बाइस किया +10 वोल्ट से, ठीक है, तो इसको आपको नेगेटिव बाइस करना पड़ेगा, मतलब रिवर्स बाइस करना पड़ेगा। तो रिवर्स बाइस लगाने के लिए आपको यहाँ पर हैवी पोटेंशियल रखना पड़ेगा, यहाँ पे कम पोटेंशियल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये छोटा हो बड़ा हो इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ रिवर्स होना चाहिए। इससे फ़र्क पड़ता है किसको, आईसी को, जो कि बेसिकली हमने करंट ही फ्लो कराने हैं, ठीक है। तो इफ़ यू जस्ट गो डाउन, this is our equation for that, and equation for that से आगे फिर हमें पता चलता है कि this is a relation where IB is equal to IC over beta, where beta is the current gain, ठीक है, common emitter current gain। अब आई बी को अगर मैं इस फॉर्म में आई एस के साथ लिखूंगा तो ये फॉर्म आ जाएगी, आई सी को अगर खोल के लिख दूंगा। और इमिटर हमें पता है क्या है, आई सी प्लस आई बी। इमिटर कैसे आई सी प्लस आई बी है? क्यों? क्योंकि ये एक डायग्राम है मेरे पास, आई सी यहाँ से एंटर हो रहा है, आई बी यहाँ से एंटर हो रहा है, एग्जिट आई ई हो रहा है। तो सम ऑफ के सी एल यही था ना, के वी एल या के सी एल, एक जंक्शन के ऊपर सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, ठीक है। तो अब आई सी प्लस आई बी है, तो अब यहाँ से आई बी की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली है, आई सी ओवर बीटा, ठीक है। तो जब आप आई सी ओवर बीटा यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास हाँ
चलो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब आपने आई सी ओवर बीटा यहाँ पुट किया, ठीक है। आई सी कॉमन ले लो यहाँ से, आई सी जब कॉमन लिया तो आ गया 1+1 ओवर बीटा आ गया, ठीक है। तो अब ये आपके पास एक आई ई का रिलेशन हो गया कि आई ई इज इक्वल टू आई सी 1+1 बीटा। अब 1+1 बीटा जो होता है ना, वो उसको आप 1 ओवर एल्फ़ा के इक्वल भी लिख सकते हो, ठीक है। ये एक अलग करंट गेन की ही प्रॉपर्टी है। तो अब आई ई ना आपके पास शॉर्टन उसमें आई सी ओवर एल्फ़ा भी आता है, ठीक है, आई सी ओवर एल्फ़ा, ठीक है। सिमिलरली अल्फ़ा को उधर ले जाओ तो एल्फ़ा आई ई इज इक्वल्स टू आई सी, ठीक है। ये भी एक रिलेशन आ गया आपके पास, ठीक है। इसी रिलेशन ये इसने आगे लिख दिया, आई सी इज इक्वल टू एल्फ़ा आई ई। और अल्फ़ा की अगर वैल्यू निकालना चाहो तो वो कैसे आएगी, अभी हमने क्या बोला है कि 1+1 ओवर बीटा इज इक्वल्स टू 1 ओवर एल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा की अगर निकालना चाहो तो इसको रेसिप्रोकल ले लो, एक तो बीटा प्लस 1 ओवर बीटा होगा इज इक्वल टू 1 ओवर एल्फ़ा, इसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो अल्फ़ा आ जाएगा जो कि बीटा ओवर बीटा प्लस 1 होगा, ठीक है। दिस इज़ जस्ट द फॉर मैथमेटिकल डेरिवेशन एंड एवरीथिंग। सो या वेयर बीटा, ठीक है, बीटा इज करंट गेन ना, कॉमन इमिटर गेन होता है, तो अल्फ़ा को उसने कॉमन बेस करंट गेन कह दिए, ठीक है। कॉमन इमिटर करंट गेन और कॉमन बेस करंट गेन, ठीक है, अल्फ़ा इज़ कॉमन बेस। अब हम ये वाली बात करेंगे। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए हमने कंसंट्रेशंस में आने हैं, ठीक है। आई एम गोना ड्रॉ द एन पी एन अगेन यहाँ पर। नाउ दिस इज़ माई एन पी एन, सॉरी यार, नाउ दिस इज़ माई एन पी एन, ठीक है। अब अगर मैं एन पी एन को देखूँ, ठीक है, ये मेरा पी है, ये मेरा एन है और ये मेरा एन है। सो इफ़ आई लुक एट दिस, शुक्र है रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरा त्रा निकल गया था। अच्छा, इफ़ आई लुक एट दिस तो यहाँ पर कुछ डिप्लीशन रीजन्स बन जाएंगे और यहाँ पर भी कुछ डिप्लीशन रीजन बन जाएगा। सो इफ़ आई लुक एट दिस, व्हाट्स हैपनिंग बेसिकली इज़ कि यहाँ पर माइनॉरिटी में क्या है, होल्स, ठीक है। और हमने यहाँ पे लगाया हुआ है फॉरवर्ड बाइस्ड, मतलब यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव और यहाँ पे है नेगेटिव, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर है नेगेटिव और यहाँ पर है पॉजिटिव। आई डोंट नो, कलर्स कंफ्यूज कर, ओह शिट, सॉरी 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 सॉरी, प्लीज़ बेयर विद मी। अच्छा, ये मेरा ये हो गया, आई एम वेरी बैड एट दिस ड्राइंग, ठीक है। ये एन, ये पी है, ये एन है और ये भी एन है, ठीक है। तो अब अगर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो तो हमने यहाँ पे वोल्टेज लगाया है नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है, ताकि ये फॉरवर्ड हो जाए, और ये नेगेटिव और ये भी पॉजिटिव ताकि ये रिवर्स हो जाए। तो अब अगर चीज़ को अंडरस्टैंड करो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो जो होल्स हैं वो कम तादाद में है, ठीक है। होल्स जब कम तादाद में है तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है ई। तो जो भी यहाँ पे होल है वो जाके इस ई के साथ कंबाइन होके ना होल होल की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, इसलिए ये होल की कंसंट्रेशन थी और ये विद टाइम कम हो रही है, विद टाइम सॉरी विद डिस्टेंस, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर होल की कंसंट्रेशन मैक्सिमम थी, जो भी डिप्लीशन रीजन बना हुआ था वो ये था ना, प्लस 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 और माइनस 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 माइनस। सिमिलरली इसके लिए माइनस 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 एंड प्लस 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 प्लस। यहाँ पर होल की कंसंट्रेशन मैक्सिमम थी और यहाँ से इंजेक्ट हो रहे हैं तो मिनिमम हो रहा है। अब यहाँ के ऊपर ना पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है इस पॉइंट के ऊपर। क्यों? क्योंकि एक तो हमें पता है कि हम काम ही सारा ये कर रहे हैं कि एन से ना हम ये इमिटर हमने नेगेटिव लगाया हुआ है, हम यहाँ इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं। तो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन आए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। तो अब आइडियली या नॉर्मली क्या होता है, अगर ये वाला, अगर 2 मिनट के लिए अज्यूम करो ये वाली चीज़ नहीं है, ठीक है, अज्यूम करो अगर ये वाली चीज़ नहीं है तो नॉर्मली क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जिस तरह ये रिकम्बाइन हुआ है उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी इस, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है उसके साथ रिकम्बाइन हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की भी जो पहले मैक्सिमम थी कंसंट्रेशन वो आहिस्ता आहिस्ता करके कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता इसलिए क्योंकि हमने आगे ये चीज़ लगाई हुई है, सॉरी यूं करके कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि हमने आगे ये चीज़ लगाई हुई है। अब ये चीज़ क्या कर रही है, ये चीज़ सॉरी, अच्छा आई एम सॉरी, ये सारी राइटिंग ख़राब हो जाएगी, मैं इसको ठीक कहता हूँ। लेकिन अब जस्ट फॉर दैट कॉन्सेप्ट,
तो आइडियली क्या होना चाहिए था, ये मतलब यूं यूं करके डिके हो जाना चाहिए था जैसे ये डिके हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ऐसे डिके नहीं होगी, क्यों? क्योंकि हमने आगे ये चीज़ लगाई हुई है, और ये चीज़ हमने आगे लगाई ही इसीलिए ताकि ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये सीधे के सीधे यहाँ पहुँच जाए। हमारा अभी ये एजेंडा है कि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन वेस्ट ना हो, और ये बेसिकली यहाँ से यहाँ मतलब कोई करंट में लॉस ना हो, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँच जाए। तो व्हाट वी नीड इज़ कि हमारी अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स की ये थी ना, इस पॉइंट के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ये थी ना, तो इस पॉइंट के ऊपर मिनिमम हो। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आगे ट्रांसफ़र हो गए हैं। लेकिन अब ऐसे भी, और ये काम ये चीज़ कर रहे हैं जो पी एन जंक्शन हमने लगाया हुआ है, क्यों? क्योंकि हमने इसको रिवर्स बायस किया है। लेकिन ये चीज़ भी ऐसे नहीं होती, ये चीज़ भी ऐसे होती है, मतलब ये थोड़ा सा डींगा हो जाता है। और वो डींगा किस लिए होता है मैं बताता हूँ, ठीक है। वो यही कह रहे हैं कि आइडियली ये होना चाहिए, लेकिन ऐसे होता नहीं है। एक्चुअली ये होता है क्योंकि थोड़ी बहुत ना रिकॉम्बिनेशन भी चल रही होती है, कि जो बात मैंने अभी की थी कि यहाँ से थोड़ी बहुत रिकॉम्बिनेशन भी होगी। तो जब रिकॉम्बिनेशन होगी तो ये जो ई यहाँ से आ रहा होगा उसकी कंसंट्रेशन थोड़ी कम हो जाएगी, राइट? प्लस से जॉइन हो गया ना, तो जब कम हुई तो वो थोड़ा सा यहाँ से ढींगा हो गया। अब ये हो गई बात। अब एक और पॉइंट नोट करो, ये जो इफ़ेक्टिव बेस विड्थ है ये क्या है बेसिकली, ये सॉरी यार, एक तो ये मैंने एन जंक्शन बनाया था, ये मैंने पी जंक्शन बनाया था, और ये मैंने अब ये जो इफेक्टिव बेस विड्थ है ये बेस पी की ही विड्थ है। तो अगर मैं इस विड्थ को छोटा करता जाऊं, लेट से मैं इस विड्थ को यहाँ ले आऊं, तो आइडियली ये होनी चाहिए करंट ट्रांसफ़र, राइट? और आइडियली अब ये जो नॉन आइडियल भी है, इवन नॉन आइडियल भी थोड़ा सा यूँ डींगा होगा ना, लाइक ज़्यादा जगह होगी तो वो ज़्यादा डींगा होगा, ज़्यादा लॉस हो सकता है, कम होगी तो वो कम होगा और कम लॉस होगा, राइट? तो हमारे इंटरेस्ट में है कि हम जितना चाहें ना बेस को छोटा करें, जितने छोटी छोटी बेस होगी उतना हमारा एक अच्छा वो बनेगा, ट्रांजिस्टर बनेगा, ठीक है। तो ये उसने आगे वही बात कर दी है करंट के लिए, कि करंट डिपेंड करते हैं ए ई पे, यानी एरिया ऑफ द इमिटर। हमारा सब कुछ एरिया, करंट एरिया पे, इमिटर पे डिपेंड करते हैं। क्यू डी एन इज़ द डेंसिटी ऑफ करंट, सॉरी इलेक्ट्रॉन फ्लो, और ये कंसंट्रेशन है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ होल दैट इमिटर, क्योंकि इमिटर हाईली डोप्ड है इसलिए ये सब कुछ इमिटर पे डिपेंड करता है। मूविंग ऑन टू दैट, उसने वही बात की है, आई सी लिख दिया दोबारा से एंड आई एस लिख दिया। तो अब अगर आप आई एस पे देखो ना, आई एस इज डिपेंडिंग अपॉन डब्ल्यू, ठीक है। सो जितना डब्ल्यू छोटा होगा उतना आई एस बड़ा होगा, जितना आई एस बड़ा होगा उतना आई सी बड़ा होगा, ठीक है। एंड दैट इज़ आर बेसिकली गोल। तो मूविंग ऑन, नाउ वी हैव सम सर्किट मॉडल्स। अगर हमने इनको, ज़ाहिर है अब हम हर जगह तो ये नहीं बना सकते ना, ये जो पी एन जंक्शन हैं, तो अगर हमने इसको सर्किट में यूज़ करना है तो हमने कैसे यूज़ करना है ना, वी नीड टू अंडरस्टैंड। अभी हमने क्या कहा था, आई सी क्या होता है, आई एस ई वी बी ई वी टी, ये उसने वही बात लिखी हुई है। दीज ऑल फोर आर इक्वलेंट मॉडल्स, ठीक है, ये सारे एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हैं, इसमें कोई छोटा बड़ा या कोई मसले मसाइल वाली बात नहीं है, ठीक है। आई सी हमारे पास ये होता है आई बी, और अब आई बी के बाद इसने एक डायोड लगा दिए यहाँ पर। इसने डायोड क्यों लगाया है? डायोड इसलिए लगाया है, डायोड इज़ टू मिमिक दैट थिंग, कि जहाँ हम एक चीज़ को फॉरवर्ड बाइस कर रहे हैं और एक चीज़ को नेगेटिव बाइस कर रहे हैं। इसकी मज़ीद इम्प्लीकेशन जब आप सवाल सॉल्व कर रहे होगे आपको उसमें भी समझ आएगी। लेकिन एक कन्फिग्रेशन क्या है कि आई के इमिटर, देखो एक तो ये एन पी एन जंक्शन है, तो एन पी एन में क्या होता है, कलेक्टर से इमिटर करंट फ्लो करता है, ठीक है। मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। अब जो कलेक्टर वाली जगह है उधर हमने एक डिपेंडेंट सोर्स लगा दिया, क्योंकि हमें पता है कलेक्टर में करंट हमेशा क्या होता है, आई एस ई की पावर वी बी ई वी टी, ठीक है। अब हमने आई ई फाइंड करना है, आई ई फाइंड करने का भी हमें फॉर्मूला पता है, आई ई होता है आई एस ओवर अल्फ़ा, ठीक है। और ये हमारे पास आई बी आ गया टोटल। एक ये मॉडल है जिससे आप उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा मॉडल क्या है कि आपने जो वो रखा है ना वोल्टेज, सॉरी ये डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है, उसको आपने ऐसे लिखा था पहले, अब आई सी इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू अल्फ़ा आई ई, राइट? ये भी हमने पढ़ा हुआ है, तो बस आपने ये आई अल्फ़ा की वैल्यू चेंज कर दी, बाकी सब कुछ सेम है। एक और मॉडल क्या है कि आप
उसको इस फॉर्म में लिखो कि आपका जो डायोड है ना वो लगे बेस इमिटर के दरमियान। अभी डायोड लगा हुआ था कलेक्ट इस वाले पॉइंट पे, अभी डायोड लगे इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे लगेगा तो क्या होगा, देयर विल बी टू करंट्स फ्लोइंग इन एंड गेटिंग आउट एट आई ई। अब बेसिकली डायोड के थ्रू करंट क्या होगा, जो कि बेसिकली आई बी है। आई बी हमें क्या पता है क्या होता है, आई बी इज इक्वल्स टू आई सी ओवर बीटा, ठीक है। तो ये उसने वही बात कर दी, आई सी इज़ आई, हाँ ये वही इसने बात कर दी है, आई एस बी, ठीक है। तो और आई सी हमारा बिल्कुल सेम टू सेम वही है। अब सिमिलरली इस मॉडल में उसने क्या कर दिया, सिंपल इसको डायोड डिपेंडेंट करने के लिए वही चेंज करके बीटा। सो ये ऑल इक्वल इन मॉडल है, हर किसी में एक ही बात हो रही है, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप अपने सर्किट में वो यूज़ कर सकते हो। वी आर नॉट गोना गो थ्रू द एग्जांपल्स। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ एक्चुअल ट्रांजिस्टर्स की ये बात है कि एक्चुअल में ट्रांजिस्टर्स इस फॉर्म में नहीं होते कि जिस फॉर्म में मैंने बताया है कि मतलब यूं करके पी एन 3 जंक्शंस बने हो। एक्चुअल में इस तरह फॉर्म के होते हैं, और इसमें इमिटर मोस्ट हैवीली डोप्ड होता है। ऑल्दो यहाँ पे सबसे छोटा लग रहा है, लेकिन हैवीली डोप्ड का मतलब है कि उसके पास सबसे ज़्यादा चार्जेस होंगे जो भी उसने फुदकने के लिए है, ठीक है। तो और ये सबसे लाइट डोप्ड होते हैं, तो इमिटर इज़ द मोस्ट हैवीली डोप्ड, इसलिए वो सारा काम करते हैं। एंड दिस इज़ हाउ द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज़। Typically, ISC is 10 to 100 times larger than ISE, यानी कलेक्टर का सेचुरेशन करंट इज़ 10 to 100 टाइम्स लार्जर देन ISE, ठीक है। और उसकी रीज़न क्या है कि आपने ISE इज इक्वल्स टू कलेक्टर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा होता है ना, और अल्फ़ा इज सम काइंड ऑफ गेन, तो जब गेन से डिवाइड कर रहे हो तो वो बड़ा हो जाता है। ओके, अब हम अभी तक जो हमने बात की है ना वो सारी हमने बात की है एक्टिव मोड की। अब इस एक्टिव मोड और सेचुरेशन मोड में क्या फ़र्क है मैं बताता हूँ। एक्टिव मोड इज़ सच अ मोड कि जहाँ पर आपने एक करंट लेट से हम अगर इसी जंक्शन की इसी उसकी बात करें, ठीक है। तो एक्टिव मोड का ये मतलब है कि लेट से आपने इस इमिटर के पॉइंट पर 10 एम्पेयर करंट दिया, ठीक है, 10 एम्पेयर आपने करंट दिया। तो आपका इंटरेस्ट है कि सारे का सारा यहाँ आ जाए 10 एम्पेयर, बेशक कुछ गेन होना है तो वो गेन भी हो जाए, ठीक है। तो ज़ाया कुछ ना हो, या थोड़ा या कम ना हो, डिप्रिसिएट ना हो, ठीक है। तो आप इसको बीजेटी को रखते हो एक्टिव मोड में। एक्टिव मोड में आप कैसे रखते हो, आप उसको इन दो जंक्शंस को मतलब इमिटर और बेस को फॉरवर्ड रखते हो, और बेस और कलेक्टर को रिवर्स रखते हो। ऐसे आपका ये एक्टिव मोड पे रहता है और सारे का सारा मैक्सिमम करंट ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन लेट अस स्टडी व्हाट इज़ गोना हैपन इफ़ दिस इज़ नॉट द कंडीशन, ठीक है। लेट अस स्टडी कि चलो अब अगर मैं ये करता हूँ, अगर तो मैंने इसको एनपीएन को तो चलो मैंने फॉरवर्ड बायस कर दिया, समझ आती है। इसको मैंने रिवर्स किया था ना ताकि करंट फ्लो करे। तो लेट से अगर मैं इसको रिवर्स नहीं करता, अगर मैं इसको फॉरवर्ड ही करता हूँ, तो फॉरवर्ड करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। नाउ लेट स्टडी दैट। अगर मैं इसको फॉरवर्ड करता हूँ ना, तो यहाँ से यहाँ तो हमें पता है लाइक कलेक्टर पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है ना, तो करंट यूँ जा रहा होगा, ठीक है, मुझे पता है इस बात का। लेकिन इस वाले पॉइंट पे चूंकि अब वो आ गया है, एक ये चीज़ आपने लगा दी, इसको फॉरवर्ड बाइस कर दिया, तो अब इसके जो अपना करंट जाएगा ना वो यूं जाएगा। लेकिन मेरा इंटरेस्ट क्या है, मैंने तो कलेक्टर पे करंट देना था और इमिटर से निकालना था, ठीक है। तो मेरा तो कलेक्टर की डायरेक्शन होती थी ये, और वो इमिटर से यूं करके निकलता था, ठीक है। तो अब जो कलेक्टर का करंट पहले था, ठीक है, जो भी कलेक्टर का करंट था आई एस ई की पावर जो, अब वो माइनस हो जाएगा विथ दिस वैल्यू, जी जो ये करंट इसका अपना फ्लो करेगा। अब ये करंट जो इसका अपना फ्लो करेगा, जाहिर है अब आई एस यूँ जा रहा था और ये वाली चीज़ यूँ जा रही है, तो ये माइनस ही होगी ना, ठीक है। और ये चीज़ आ किधर से रही है, ये चीज़ यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो आई बी बेसिकली अब दो चीज़ों में ऐड हो गया, आई बी यहाँ से भी आ रहा है और आई बी यहाँ से भी आ रहा है, ठीक है। तो आई बी की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है, आई सी की कम हो गई है। अभी हम इस चीज़ को आगे देखते हैं, आप थोड़ा पास हमारे, हाँ ठीक है। अब हम इस चीज़ को आगे देखते हैं।
सॉरी मुझे पता नहीं था वीडियो। अच्छा, आई डोंट नो अभी कोई रिकॉर्डिंग हैसल हुआ है तो क्या चीज़ मिस हुई है, लेकिन मैं इस चीज़ को जल्दी से क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास ना अभी, सॉरी, ये एन जंक्शन है, ये पी जंक्शन है, और ये भी पी एन और एन है, ठीक है। ये एन पी एन जंक्शन है, इसको हमने नेगेटिव रखा हुआ था, रिवर्स बाइस रखा हुआ था, इसको हमने पॉजिटिव रखा हुआ था। अब ये जब तक तो रिवर्स बाइस्ड है, ठीक है, लेट्स से इसकी रिवर्स बाइस की, ये सी है ना और ये बी है, ठीक है, लेट्स से अब इसकी रिवर्स बाइस की वैल्यू 10 है, 20 है, 30 है, तब तक हमारा ये सारे का सारा करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है, कोई मसला नहीं आ रहा। लेकिन जब ये थोड़ा उल्टा होना है, यानी जब ये फॉरवर्ड बायस होना शुरू हो गया, लेकिन जब ये 10 था, 10 की जगह तुमने 5 कर दिया, 4 कर दिया, 3 कर दिया, 2 कर दिया, यानी इसको तुम कम कर रहे हो, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि 0.4 तक तो वो ये सेम ही रहेगा, उससे नीचे ना ये डिप्रिशिएट करना शुरू हो जाएगा। और वो डिप्रिशिएट क्यों करेगा? उस डिप्रिशिएट करने की रीज़न ये है कि हमने जो भी नीचे फैक्टर डिस्कस किया ना कि आई सी अब नई दो चीज़ों पर डिपेंड करे, एक वो पिछली वाली चीज़ है माइनस नई चीज़ है आई एस सी, जिसकी पावर ई की पावर माइनस वी बी सी बाय वी टी है, ठीक है। तो अब जो मेरा वी बी सी है ना, वो बेसिकली इंक्रीज़ कर रहा है। वी बी सी कैसे इंक्रीज़ कर रहा है, अब मैं बताता हूँ। जब वी बी सी इज़ इक्वल्स टू माइनस वी सी बी, ठीक है, हमने नॉर्मली क्या रखा हुआ था, सी को हाई पोटेंशियल पे रखा हुआ था, लेकिन जब मैं इसको फॉरवर्ड बाइस करूंगा तब मैं बी को हाई पोटेंशियल पे रखूंगा, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, तो वो वी बी सी बन जाएगा। तो जब मैं वी बी सी इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो अब ये ई की पावर माइनस का क्या मतलब होता है, 1/e, ठीक है। तो जब मैं वी बी सी इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो बेसिकली वी सी बी डिक्रीज़ हो रहा है। ये जो मेरा फॉर्मूला होता है ना, मेरा वी सी बी के हिसाब से होता है। जब मेरा वी सी बी डिक्रीज़ हो रहा है, सॉरी मेरा वी बी सी इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो मेरी ये वाली जो टर्म है एक्सपोनेंट, वो बड़ी होती जा रही है क्योंकि मेरा इसका न्यूमरेटर बढ़ है। अब जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा उतना ये टोटल टर्म छोटी होगी जो भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आई एस सी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, छोटी होगी। सॉरी मैंने गलत कह दिया, इसके साथ माइनस साइन ही है, इसके साथ प्लस साइन ही है, तो ये ऊपर ही होगा। जब ये ऊपर होगा तो अब जितना मेरा वी बी सी बढ़ता जा रहा है, वी टी, उतना मेरा एक्सपोनेंशियल टर्म बड़ी होती जा रही है, उतना मेरा आई एस सी बड़ा होता जा रहा है, उतनी मेरी जो ये वाली टर्म थी, जो सेकंड टर्म थी, वो बड़ी होती जा रही है। तो जितनी ये सेकंड टर्म बड़ी होती जा रही है उतना ही करंट इससे माइनस होता जा रहा है, उतना ही आई सी जो है कलेक्टर करंट है वो छोटा होता जा रहा है। इस वजह से ये इस पॉइंट पे गिर रहा है। अब हम बात करते हैं कि यार वाई 0.4 पे जाके क्यों गिरता है। तो इसकी छोटी सी रीज़न यहाँ ये लिखी हुई है कि we know that a PN junction does not effectively become forward biased until the forward voltage across it exceeds approximately 0.4 volts। यानी जो हमने डायोड का शुरू में ग्राफ पढ़ा था ना, which was something like this, वो जो स्टार्टिंग होती थी ना उसकी 0.4 से होती थी, और वो जो एक रीच अच्छी वैल्यू पे पहुंच जाता था वो 0.7 पे पहुंचता था, जिसको हम कहते थे। तो जब तक वो 0.4 पे नहीं पहुंचेगा ना, उससे पहले पहले वो ज़ीरो ही होता है, उसके पहले पहले वो रिवर्स बाइस्ड ही होता है, ठीक है। तो उसने ये बात की है, सो इट फॉलोज दैट वन कैन मेंटेन एक्टिव मोड ऑपरेशन ऑफ एन एनपीएन इफ 0.4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो, इन 0.4 वोल्ट का पोटेंशियल क्रिएट हो जाए या उससे कम ना जाए। इस बात करने का ये मतलब है कि हमने एन पी एन, अब हमें इसको फॉरवर्ड बाइस करने के लिए एक डायोड का केस अगर देखो, हमें 0.7 पोटेंशियल चाहिए, ठीक है, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, और इसको नेगेटिव बाइस करने के लिए हमें यहाँ पे जो मिनिमम एक्टिव मोड में रखने के लिए इसे चाहिए ना, वो यहाँ पे 0.4 का चाहिए। अगर ये 0.4 से छोटा हुआ, ठीक है, यानी कि अगर ये माइनस 0.4 क्यों है, क्योंकि इधर माइनस है ना, अगर इसको प्लस कर लो इसको माइनस कर लो तो इधर माइनस 0.4 आ जाएगा, एक ही बात है, सॉरी कंफ्यूज कर दिया मैंने, ठीक है। माइनस यहाँ है, इसको नेगेटिव करना था, ये यहाँ पे प्लस है, तो ये 0.4 है। अब अगर ये 0.4 से छोटा होता है, बड़ा होता है, फॉर एग्जांपल 0.6 हो जाता है, ठीक है, अब माइनस 0.6 इज़ द पोटेंशियल हेयर। जब माइनस 0.6 इज़ द पोटेंशियल हेयर ना, तो इस बात का क्या मतलब है, आपने यहाँ माइनस दिया हुआ था, यहाँ पर प्लस दिया हुआ था, तो माइनस 0.6 का क्या मतलब है, ये वाली चीज़ प्लस है और ये वाली चीज़ माइनस है। यानी अब यहाँ पर
आपने बेसिकली इस पी एन जंक्शन में आपने 0.6 का देना स्टार्ट कर दिया है। आपको पता है 0.4 के बाद करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, तो अब बेसिकली करंट ना यूँ फ्लो करना शुरू हो गया इस वाले पी एन जंक्शन में। तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जब यूँ करंट बढ़ेगा तो ये जो आई एस सी वाला करंट है ये बढ़ेगा, जब ये बढ़ेगा तो आपका आई सी छोटा होगा और ये यूं करके गिर जाएगा। सो दिस इज़ द होल रीज़न। आई होप बीच में ना वो कट ना गया हो, क्योंकि काफ़ी चीज़ मुझे लग रही है शायद मैंने बंद कर दी है, मैंने वीडियो पॉज कर दी थी। तो अब हम एक और पॉइंट पे आते हैं कि यार अब जो हमने डिसाइड किया था, वो गेन तो हमने यही डिसाइड किया था ना कि सॉरी हाँ, वो जो गेन हमने डिसाइड किया था, गेन तो हमने ये डिसाइड किया था ना कि आई बी इज़ इक्वल्स टू आई सी ओवर बीटा। अब बीटा की वैल्यू भी समझ आती है कि यार बीटा की वैल्यू है आई सी ओवर आई बी, लेकिन अब अगर देखो तो आई सी की जो नई वैल्यू है और आई बी की भी नई वैल्यू है वो चेंज हो गई है। क्यों? क्योंकि अब आई सी सिंपल वाला मतलब आई सी की सिर्फ आई एस इज इक्वल टू ई की पावर वी बाई नहीं रहा, अब आई सी के अंदर एक और टर्म भी ऐड हो गई है जो कि सेचुरेशन के साथ है। तो नाउ आई सी सैट ओवर आई बी सैट, नाउ दिस टर्म हैज़ ग्रॉन स्मॉलर एंड दिस टर्म हैज़ गॉन बिगर। यही है ना, आई बी में वो टर्म ऐड हो रही थी और आई सी उसको सब्ट्रैक्ट करके छोटा बना रही थी जितना जितना वो सेचुरेशन करंट वाली चीज़ बढ़ती थी। तो अब ये जो आपकी चीज़ है ना, ये जो बी सैट है, ये बी सैट काइंड ऑफ छोटा हो गया। सो बी सेचुरेशन इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन बीटा इन नॉर्मल टर्म, जिसको आप ये कहते हो आई सी ओवर आई बी वाला बीटा। इसको आप बीटा फोर्स्ड भी कहते हो, क्योंकि आप काइंड ऑफ इसको फोर्स कर रहे हो सेचुरेशन में। बाकी सारे फार्मूलाज बिल्कुल सेम है। उसने ये बात कर दी है कि आपको ना मिनिमम 0.3 वोल्ट्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए किसके दरमियान, इमिटर और कलेक्टर के दरमियान। अब इस बात को अंडरस्टैंड करो, बेस है ना बीच में। मैंने बोला कि ये दोनों फॉरवर्ड बाइस कब होंगे, जब इनके दरमियान 0.7 का होगा। ये दोनों नेगेटिव बाइस्ड कब होंगे, जब इनके दरमियान 0.4 का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, राइट, ये -0.4 का जब तक। तो ये वो रह रहे रिवर्स्ड बाइस रह रहे हैं, ठीक है। अब अगर अब ये देखो, अब तो इमिटर और कलेक्टर का अगर मैंने करना है तो वो क्या हो जाएगा, 0.7 माइनस 0.4 0.3। तो जब तक इन दोनों के दरमियान 0.3 का पोटेंशियल डिफरेंस रह रहा है ना, तब तक मेरा करंट यूं ही फ्लो कर रहा है, लाइक कलेक्टर टू इमिटर फॉर एन एन पी एन, और मेरे इलेक्ट्रॉन्स यूं ही ट्रैवल कर रहे हैं। जब ये 0.3 से कम हुआ, 0.2 हो गया, वो कब होगा, लेट से ये मेरे पास 0.5 हो जाता है, तो अब 0.7 माइनस 0.5 0.2 हो गया। तो अब भाई साहब रोले हैं, अब ये सेचुरेशन में चला गया, ठीक है। तो वो भी यही कह रहे हैं, टिपिकली वी अज्यूम, क्योंकि आगे हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करनी है, तो टिपिकली वी अज्यूम दैट अ ट्रांजिस्टर एट द एज ऑफ सेचुरेशन हैज वी सी इज एट दिस, वाइल अ ट्रांजिस्टर डीप इन सेचुरेशन हैज़ दिस। इन वैल्यूज़ को आप यूज़ करोगे जब आप वो करोगे आगे सर्किट में सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये थोड़े से याद रखने हैं। मूविंग ऑन मज़ीद, अब ये पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात कर रहा है। अगेन आपने चीज़ें अपने कॉन्सेप्ट ना डब्बों के हिसाब से लेके चलने हैं। हमने एनपीएन की जब बात की है तो हमने क्या बोला है कि यार मैंने इमिटर और बेस को फॉरवर्ड रखना है और कलेक्टर और बेस को वो रखना है, रिवर्स रखना है। तो अब पीएन में ये होगा, पीएन में अब क्या होगा, मैंने अब वही बात की है, इमिटर और बेस को क्या रखना है, फॉरवर्ड रखना है। तो पी से एन है ना, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसको, इस वाली चीज़ को रिवर्स बाइस रखना है, तो एन को पॉजिटिव दोगे, इसको नेगेटिव दे दोगे, ठीक है। तो ऐसे ये वो हो जाएगा। अब इसमें पोलैरिटीज़ थोड़ी सी चेंज हो रही हैं। देखो अब ये थोड़ा पी एन पी जंक्शन है, तो इस पी एन के लिए यूँ करंट फ्लो करता है, कन्वेंशनल करंट, और एन को हमने रिवर्स बाइस कर लिया, उसका भी यूँ करंट फ्लो करेगा। तो एन पी एन के लिए यू कन्वेंशनल फ्लो करता है, इसके लिए यू कन्वेंशनल फ्लो करता है। एन पी एन के लिए इमिटर के ऊपर यानी कलेक्टर से स्टार्ट होता है और इमिटर पे एंड होता है, और पीएनपी के लिए इमिटर से स्टार्ट होता है, कलेक्टर पे एंड होता है। एनपीएन के लिए इलेक्ट्रॉन हमारे पास मूव कर रहा है, क्योंकि एन है ना ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये इमिटर ही है, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट होकर यहाँ से कलेक्ट हो रहा है। जबकि पीएनपी के लिए पी ज़्यादा है, तो यहाँ से पी इमिट हो रहे हैं और यहाँ पे पी कलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली पॉजिटिव टू नेगेटिव ये वही डायरेक्शन है, इसमें और कोई बात नहीं है। हाँ, तो वो ये बात कर रहे हैं कि अब अगर पीएनपी के लिए थोड़े सर्किट इक्विवेलेंट मॉडल्स क्या होंगे।
हम अगर इसी के मैं कलेक्टर के बनाऊँ ना, तो कलेक्टर का ये बना हुआ था इसी के इक्विवेलेंट। यहाँ पर एमिटर आता था, यहाँ पर कलेक्टर आता था, क्योंकि आईसी यूँ फ्लो कर रहा था ना उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर उसने एक ये चीज़ लगा दी थी, करंट सोर्स, और यहाँ पर उसने डायोड लगा दिया था। अभी भी चीज़ उसने बिल्कुल यही की हुई है, उसने आईसी के ऊपर ही ये करंट सोर्स लगाया है जिसकी वही वैल्यू है, आई एस इक्वल टू वी की पावर ई बाई बी टी। सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो गई है। पहले ये आईसी टुवर्ड्स इमिटर जाता था, अब ये आईसी नीचे से निकल रहा है। सिमिलरली पहले करंट इमिटर से निकलता था, अब करंट इमिटर से जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने ऊपर डेफिनेशन से आपको बताया कि पहले एनपीएन में करंट यूँ था और इसमें करंट यूँ है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम वही की वही चीज़ है, इसमें सिर्फ करंट ऑपोजिट है। सिमिलरली ये वाली डायग्राम भी सेम वही है, उसमें सिर्फ करंट की डेफिनेशन डायरेक्शन ऑपोजिट है। उसमें क्या हो रहा था, ये यूँ बना हुआ था, ये भी यूँ बना हुआ था, और यहाँ से करंट निकल रहा था। लेकिन अभी वो सिनेरियो नहीं रहा, अभी करंट यहाँ से एंटर हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है, तो इसकी वजह से ये आ गया है। अब अगर हम दिस इज़ जस्ट सर्किट मॉडल को अगर हम थोड़ा सा देखें, तो ये इमिटर से निकल रहा है एनपीएन के लिए, और इमिटर से अंदर जा रहा है पीएनपी के लिए। नाउ यहाँ पर आपके पास एक बड़ी अच्छी लर्निंग है कि इसमें और उसमें मॉसफेट में सिर्फ एक डंडी का फ़र्क है, और वो डंडी यहाँ पर होती है, और ये वाली जो लाइन होती है वो कनेक्टेड नहीं होती। मॉसफेट का ये होता है ना, अब इस बात का क्या मतलब होता है कि मॉसफेट काइंड ऑफ कनेक्टेड नहीं होता, मतलब उसके आपस में टर्मिनल्स कनेक्टेड नहीं होते, जबकि इसके सारे टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड हैं। दिस इज़ जस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। अगर हम अब इसका सर्किट इक्विवेलेंट देखें, तो आपने एक ये ऐसा बनाया है। अब ये आपका इमिटर है, कलेक्टर है, कलेक्टर को आपने रिवर्स बायस रखा हुआ है, इमिटर को आपने फॉरवर्ड बायस रखा हुआ है, और सेम वही वाली बातें हैं सारी जो हमने की हुई है, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है कि एनपीएन के लिए ये बेस है और ये इमिटर है, ठीक है। बेस और इमिटर को फॉरवर्ड रखने के लिए 0.7 रखना है, ठीक है। लेकिन जो बेस और कलेक्टर है, ठीक है, अगर तो बेस और कलेक्टर 0 पॉइंट, अच्छा इस डायग्राम को ऐसे सपोज करो कि जो लाइन जितनी ऊपर है ना वो उतनी पॉजिटिव है। लेट से ये जो सी है ना, ये इधर के बजाय इस पॉइंट के ऊपर होता, ठीक है। तो मतलब ये पॉजिटिव होता विद रिस्पेक्ट, और बेस नेगेटिव होती। तो हमने फॉरवर्ड में यही किया हुआ है ना, सॉरी एक्टिव मोड में इसको नेगेटिव रखा हुआ है और कलेक्टर को ऑपोजिट, तो ये एक्टिव मोड में है। कब तक एक्टिव मोड में है? मतलब अब तुम इसको बेशक थोड़ा थोड़ा कम भी करती रहो ना, कब तक करते रहो, जब तक तुम 0.4 तक नहीं पहुंचते ना, तब तक ये एक्टिव मोड में ही रहता है। हमने यही ग्राफ से अभी स्टडी किया है ना। अगर ये ग्राफ था तो ये 0.4 -0.4 तक जाता था, और उसके बाद मज़ीद इसे गिराओगे ना तो ये सैचुरेशन मोड में चला जाएगा। ऐसे आप समझ सकते हो। पीएनपी काइंड ऑफ इसी का ऑब्वियसली ऑपोजिट हो जाएगा। इसमें इमिटर हाई पोटेंशियल पे होगा, कलेक्टर बेस उस पे होगा, और वो अगर इस सी को यहीं पर रोक दोगे तो ये एक्टिव रहेगा। 0.4 तक जाते रहोगे तो ये वो हो जाएगा, और फिर सैचुरेशन रीजन स्टार्ट हो जाएगा। अब ये एक समरी काइंड ऑफ है कि आपने यही सेम फार्मूलाज लिखे हुए हैं इसमें कुछ डिस्कस करने वाला नहीं है। कलेक्टर बेस रिवर्स करंट थ्योरेटिकली है, आगे एग्जांपल है, एग्जांपल को हम जाने दे सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, अब इसमें किस चीज़ को उसने कंपेयर किया हुआ है? आई सी को वी बी ई से कंपेयर किया हुआ है। वी बी ई क्या है? मेरा बेस टू इमिटर वोल्टेज है, ठीक है। तो आई सी इज इक्वल्स टू आई एस वी बी ई, सॉरी वी बी ई ओवर वी टी, यही है ना मेरे पास, ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अब जैसे जैसे वी बी ई बढ़ता रहेगा, ये एक्सपोनेंशियली करंट बढ़ता रहेगा। लेकिन जब शुरू में वी बी ई कम है, ठीक है, थोड़ा है, तब करंट बिल्कुल ही ज़ीरो है। इस पॉइंट का भी ख्याल रखना है क्योंकि एक्सपोनेंशियल ज़ीरो। अच्छा, ये कब होगा? इसने 0.5 लिखा हुआ है। अभी हमने पढ़ा है कि डायोड हमने अभी हमने क्या रखा था कि हमने एन पी एन में ना इसको 0.7 का देंगे तब ये फॉरवर्ड बाइस होगा। जब ये फॉरवर्ड बाइस होगा तब ये करंट, तो जब तक ये फॉरवर्ड बाइस स्टार्ट नहीं हुआ ना तब तक इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, राइट। तो फॉरवर्ड बाइस कब स्टार्ट होता है? 0.7 तो फुल फॉरवर्ड होता है ना। फॉरवर्ड अभी हमने डिस्कस की 0.4 से स्टार्ट हो जाता है। तो 0.4 से ही काइंड ऑफ इसका एक्सपोनेंशियल बिहेवियर स्टार्ट हुआ है, उससे पहले बिल्कुल ज़ीरो पे है। तो जब तक ये इसको बाइसिंग नहीं करोगे ना इनकी, तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा। दिस इज़ अनदर पॉइंट। अच्छा, अब ये एक टेम्परेचर आपको डिपेंडेंसी बता रहा है कि
जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, T1 इज़ ग्रेटर देन T2 विच इज़ ग्रेटर देन T3, वैसे वैसे करंट काइंड ऑफ डिक्रीज़ कर रहा है। मतलब देखो, अब इसको स्टार्ट होने के लिए अब ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, मतलब इसका करंट कम हुआ हुआ है एक तरह से ना, मतलब समझ रहे हो। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका बीजेटी का, तो आपको ज़्यादा स्टार्टिंग वोल्टेज चाहिए। उसके बाद तो ज़ाहिर है एक्सपोनेंशियल बिहेवियर, ये तो वो सारे करंट ये ग्राफ सेम ही होंगे, लेकिन ये चीज़ बेसिकली बता रही है कि आपका करंट काइंड ऑफ डिक्रीज़ कर रहा है विद द इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। अच्छा, अब ये डिपेंडेंस ऑफ आईसी ऑन कलेक्टर वोल्टेज है। अच्छा, अब हमने ये बात तो कर ली यार कि हमने अभी अभी हमने ये बात तो कर ली कि आइडियली स्पीकिंग ये मेरे पास ये है, और ये सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके मतलब सिर्फ वी बी ई पे डिपेंड कर रहा है। हमने यही कहा है ना कि हमने इसको फॉरवर्ड बाइस किया हुआ है तुम्हें, और ये चीज़ सिर्फ इस पे डिपेंड कर रही है। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखो, और हमने इसको रिवर्स बाइस किया हुआ है, ठीक है, तो अब हमें ये भी बात पता है कि नॉन आइडियली इवन इन डायोड इन रिवर्स कंडीशन देयर कम्स अ ब्रेक डाउन पोजिशन, और उस ब्रेक डाउन पोजिशन पे मैक्सिमम करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाता है। तो अब अगर मैं इसको बढ़ाता जाऊँ, यानी इसको ज़्यादा रिवर्स करता रहूँ, ठीक है, ज़्यादा रिवर्स करता रहूँ, तो ये भी तो कुछ करंट में ऐड ऑन करेगा ना, मतलब ये भी तो करंट बढ़ाता जाएगा। तो उसके लिए मतलब इस इफ़ेक्ट को स्टडी किए बगैर हमने ये ग्राफ बनाए थे ना कि एक्टिव मोड में वो बिल्कुल सीधा रहता है, ठीक है। तो तो ये फैक्टर इनकलकेट करने के बाद कि जब आप VCE को बढ़ाते जा रहे हो और इंक्रीज़ कर रहे हो, तो आप इस कंक्लूजन पे पहुंचते हो कि नहीं यार, विद इंक्रीज़ इन वो ये चीज़ भी बढ़ती है। अब यहाँ पे देखो, ये इसने जो डिफरेंट लाइंस बनाई हैं ना, ये VBEs के लिए बनाई हैं। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट पे 0.7 था, दूसरे पे 1 था, 2 था, 3 था, तो उसके लिए थोड़ी सी ग्राफ चेंज हो जाता है। मतलब ज़्यादा करंट फ्लो करेगा ना, जितना ज़्यादा यहाँ पे वोल्टेज होगा इसके अक्रॉस, ठीक है। अब उसी तरह उसी रेशो से वो ज़्यादा इंक्रीज़ भी होगा जितना आप इसको बढ़ाते जाओगे, ठीक है। ये VCE बढ़ रहा है, यहाँ से जितना VCE बढ़ रहा है उतना IC आहिस्ता आहिस्ता साथ बढ़ता जा रहा है। इसी को ही, अब ये एक हाइपोथेटिकल सा कॉन्सेप्ट है, इसी को आप ट्रेस बैक करो तो आपको पता चलता है कि यार ये एक वोल्टेज पे जाके ना मीट करते हैं, और इसको आप अर्ली बर्ड वोल्टेज कहते हो, अर्ली बर्ड नहीं, अर्ली वोल्टेज कहते हो, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। अर्ली वोल्टेज का क्या सीन होता है कि इट इज़, हाँ, voltage VA at positive number is a parameter for the particular BJT with typical values of 10 volts to 100 volts. As noted earlier, it is called early voltage. Early the engineering scientists who first studies this phenomena, ठीक है। तो अब ये काइंड ऑफ हमारे पास एक अर्ली वोल्टेज आ गया है। और ये अर्ली वोल्टेज काइंड ऑफ क्यों बन रहा है, अगर अगर एक तो मैं डब्बे ही बनाता रहूँगा सारी ज़िंदगी। ये अर्ली वोल्टेज इसलिए बन रहा है कि जब आप इसको ज़्यादा रिवर्स बाइस करते जा रहे हो, ठीक है, जब आप इसको ज़्यादा रिवर्स बाइस कर रहे हो, तो हमें पता है कि रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है कि डिप्लीशन रीजन बड़ा होता जाता है, राइट। तो जब जितना ज़्यादा रिवर्स बाइस करते रहोगे उतना डिप्लीशन रीजन बड़ा होता जाएगा। अब जितना डिप्लीशन रीजन बड़ा होता जा रहा है, उतना ये जो पी रह गया पीछे, पी तो कम हो रहा है। और हमने ये बात स्टडी की थी शुरू में कि पी यानी जितनी इसकी विड्थ कम करोगे, जितनी विड्थ कम करोगे उतना IS बढ़ेगा, जितना IS बढ़ेगा उतना IC बढ़ेगा। तो बेसिकली जितना ज़्यादा रिवर्स बाइस कर रहे हो उतना ज़्यादा W कम हो रहा है, जितना W कम हो रहा है उतना IS बढ़ रहा है, उतना IC बढ़ रहा है। अब ये डिपेंडेंस बहुत थोड़ी है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप 100 वोल्ट बढ़ाओ ना यहाँ पे, हो सकता है तो यहाँ पे कोई शायद थोड़ा सा फ़र्क पड़े, क्योंकि अगेन ये डोप कम हुए हुए हैं और ये डोप काफ़ी ज़्यादा हुआ है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लेकिन द पॉइंट इज़ कि हम इस फैक्टर को कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसको विड्थ मॉड्यूलेशन इफेक्ट भी कहते हो, कि जितनी उसको नेगेटिव करता जा रहे हो उसकी वजह से विड्थ उसकी कम होती जा रही है, ठीक है। अब इस फैक्टर को उसने इनकलकेट कैसे किए कि IC अब बढ़ रहा है ना, IC बढ़ने के लिए उसने 1 + VCE over VA कह दिए। अब VCE over VA कह दिए तो हमें पता है, हम इस ये जो स्लोप, नई स्लोप आई है, इस स्लोप को वैसे यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं लगा हुआ, लेकिन हमें पता है कि जो I और V का ग्राफ है ना, I और V के ग्राफ में अगर स्लोप आ रही है तो वो 1/r ही है ना, या V/I के ग्राफ में अगर स्लोप आती है तो आप उसे R कहते हो। तो I/V के ग्राफ में आ रही है तो वो 1/r ही है, ठीक है। तो आप हाइपोथेटिकली काइंड ऑफ अज्यूम करते हो कि अच्छा ये कोई काइंड ऑफ रेजिस्टेंस ही है, और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू आप कैसे निकालोगे। अब आपने ये आपके पास फैक्टर है, तो आपने डेरिवेट किया विद IC को विद रिस्पेक्ट टू VCE, ठीक है। VCE आपका बेसिकली चेंज हो रहा है।
तो उससे आपके पास वी ए प्लस वी सी ई आर ओवर आई सी। इसको ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ ये वाला फार्मूला याद कर लो, कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिए कि फिर आर नॉट जो है ना आपका वी ए ओवर आई प्राइम सी हो जाएगा। आई प्राइम सी यहाँ पे क्या है, इज़ द वैल्यू ऑफ द कलेक्टर करंट विथ अर्ली इफेक्ट निगलेक्टेड। यानी अर्ली इफेक्ट निगलेक्टेड का क्या मतलब है कि आई सी इज़ दिस, बस ये जो आई ये थी, ठीक है। और वी ए क्या है, वो जो अर्ली वो गिवन होगा आपको, तो आर नॉट की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी। लेट से 100 गिवन था और ये आपको पता है इसी क्या होती है, लेट से ये भी 100 थी तो उसकी 1 एम्पेयर आ जाएगी, ठीक है, डायरेक्टली। तो अब इसको आपने फार्मूलाज में कैसे, मतलब मॉडल में कैसे इनकलकेट करोगे, ये मॉसफेट की तरह ही है, ये सिर्फ पैरेलल में ना काइंड ऑफ ऐड ऑन हो जाएगा विद आई सी, ठीक है। पैरेलल में जब काइंड ऑफ ऐड ऑन हो जाएगा तो इस बात का बेसिकली अगेन मकसद क्या है कि आईसी अब दो पाथ में डिवाइडेड है, एक करंट इधर जा रहा है, एक करंट इधर जा रहा है। जो आईसी की टोटल वैल्यू है ना वो दिस प्लस दिस है, यानी ये तो है ही है, और ये बेस की विड्थ कम होने की वजह से आईसी की इतनी वैल्यू बढ़ भी गई है, बस इस बात का टोटल ये मकसद है, ठीक है। बाकी करंट सेम है। अल्टरनेटिव फॉर्म यार ये कोई ख़ास पसंद नहीं आ रहा, इसको रहने दो। इसको उसने वीडियो में भी नहीं एक्सप्लेन किया और इसमें वही बातें हैं, बस थोड़े उसमें, एक मिनट, इसलिए उसमें ना ग्राफ में वो टोटल ये बात कर रहे हैं कि आपने फॉर एग्जांपल आई बी ना, मतलब आपने बेस के ऊपर एक फ़िक्स करंट दे दी है, तो अब जब आप आई सी की नेगेटिव बाइसनेस इंक्रीज़ करोगे ना, यानी उसको करते रहोगे, तो एट अ टाइम आपको पता है कि वो ब्रेक डाउन कर जाता है डायोड भी, ठीक है। तो इस बात का टोटल क्या मतलब है कि इस बात का टोटल ये मतलब है कि आफ्टर सम टाइम ना, आफ्टर सम वैल्यू ऑफ इंक्रीजिंग वी सी ई, यानी कलेक्टर को ज़्यादा नेगेटिव वाइज करते 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 एक मोमेंट आएगा कि आपका ना आई सी की वैल्यू काइंड ऑफ बढ़ जाएगी। जब आई सी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो आई सी इस क्लोज पाथ में यूँ फ्लो कर रहे हैं ना, तो वो आई बी को भी इस तरह काइंड ऑफ, आई बी भी इस इधर यूँ फ्लो कर रहा है तो वो आई बी को भी काइंड ऑफ बढ़ा देगा, इस बात का ये मतलब है। तो आई बी प्लस डिफरेंशियल आई बी, क्यों, क्योंकि अब वो ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन हो गया तो वो वैल्यू को उसने बढ़ाया ये नेगेटिव डायरेक्शन में करंट को, ठीक है। तो इसके लिए उसने डिफरेंट ग्राफ्स बना दिए, प्लस डेल्टा आई बी इज इक्वल, वो जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है बाकी उसकी सेम रह रही है, ठीक है। उसके अगले में उसने क्या किया है, उसने इंक्रीमेंटल बी इज़ लो, इंक्रीमेंटल बी इज़ हाई, उसी का एक लार्ज स्केल एक्सपेंशन दिखा दी है, ठीक है। अच्छा, ये एक अच्छी स्टडी है सैचुरेशन के लिए, क्योंकि सैचुरेशन में हमने डिस्कस किया था कि जब सैचुरेटेड है तो आप अज्यूम करते हो कि जो कलेक्टर है और इमिटर है, कलेक्टर और इमिटर है वो 0.2 सॉरी बेस है वो 0.2 वोल्ट्स के ऊपर है, और जो बेस है और इमिटर है वो 0.7 वोल्ट्स के ऊपर है, ठीक है। तो दिस इज़ अ गुड स्टडी इन दैट रिगार्ड। या सॉरी ये बात मैं गलत कह गया हूँ, कलेक्टर और इमिटर ही है। इमिटर 0.2 होने का क्या मतलब है कि 0.7 माइनस 0.2 0.5, यानी कि जो वी सी बी है वो माइनस 0.5 है, ठीक है। तो मतलब 0.4 से बड़ा है ना, तो ये सैचुरेशन में है। तो ये इसने एक सिंपल दो वोल्टेज सोर्सेज से शो कर दिया। उसके बाद मूविंग ऑन, बीजेटी सर्किट साइड डीसी है। अब ये सिंपल डीसी एनालिसिस है जो हमें उसने बताया था ना, तो उसने उससे रिप्लेस कर दिया कि एक्टिव में, एक्टिव मोड का क्या मतलब है कि जो डायोड सॉरी जो बेस है उधर 0.7 वोल्टेज है और जो कलेक्टर है उधर वी सी ई ग्रेटर देन 0.3 है, राइट। अगर तो स्मॉलर देन 0.3 है, जैसे अभी 0.2 था ऊपर, तो वो क्या है, सैचुरेशन में है। तो ये एक्टिव मोड के लिए उसने वही वाली एक ही डायग्राम है, उसने उसको दो दफ़ा बना दिया, ठीक है। एक दफ़ा पीएनपी के लिए, एक दफ़ा एनपीएन के लिए। इसमें कोई कन्फ्यूजन हुई तो पूछ लेना, इसमें ऐसा समझने वाला कुछ भी नहीं है। और सैचुरेशन में वही सी ई सैट अब 0.2 हो गया, और आई सी बीटा बेसिकली चेंज हो जाता है। पहले बीटा नॉर्मल था, बीटा फोर्स्ड है, जो कि बीटा से कम है होती है उसकी वैल्यू, एंड बस दैट इज़ इट, ठीक है। अ नोट ऑन यूनिट्स। अब बाकी ये सारी एग्जांपल्स डिस्कस करने का टाइम नहीं, यू कैन जस्ट सी इट एंड गेट द जिस्ट ऑफ इट। लेकिन मैं अगर ये एग्जांपल सरसरी सी डिस्कस करूँ तो वो ये है कि अभी हमने अगर इस सर्किट का एनालिसिस करना है ना, तो यहाँ पे +6 वोल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे +10 वोल्ट्स आ रहे हैं,
इस पॉइंट का मुझे नहीं पता, इस पॉइंट का मुझे ज़ीरो पता है, ठीक है। तो मुझे पता है कि अगर मैं अज्यूम करता हूँ कि ये एक्टिव मोड में है, लेट्स अज्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेस है, ये इमिटर है, बेस इमिटर का क्या होना चाहिए, 0.7 होना चाहिए वोल्टेज। तो अब इसका 0.7 हो गया, तो 6 माइनस 0.7 यहाँ पर क्या आ रहा होगा, इस पॉइंट का नहीं, इस ट्रांजिशन का 0.7 होगा। तो 6 माइनस 0.7 यहाँ पे आ रहा होगा कोई 5.3 आई गेस। तो 5.3 डिवाइडेड बाय ये करके आप ये इसका करंट निकाल लोगे। जब आप आई ई निकाल लोगे, तो आई ई निकालने के बाद आपको पता है आई ई क्या होता है, मेरा ख्याल है आई सी ओवर अल्फ़ा होता है। तो यहाँ से आपके पास आई सी आ गया। जब आई सी आ गया तो आप इस पॉइंट का निकाल सकते हो ना, आई सी इज़ दिस, आपको ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, और आई सी भी गिवन हो गया, तो आप इस पॉइंट का वोल्टेज निकाल सकते हो। तो वो इसने बेसिकली निकाल दिया है। अब ये वो बता रहा है कि ये इम्पॉसिबल है, लाइक इस हमने एक्टिव लेके चले हैं ना, तो एक्टिव की वजह से जो आया है ना वो इम्पॉसिबल इसलिए आया है। तो एक्टिव की वजह से हमने सपोज़ किया था, ठीक है, एक्टिव की वजह से, तो वो ये बता रहा है कि यहाँ पर तो 5.3 आ गया, लेकिन एक्टिव की वजह से ना यहाँ पर आया है 2.48। 2.48 का क्या मतलब है? अब 2.48 का ये मतलब है कि अब अगर मैं इन दोनों का आपस में निकालूँ तो वी, हाँ, कलेक्टर टू इमिटर क्या है, सॉरी सी ई कलेक्टर टू इमिटर 5.3 माइनस 2.48 which is equals to 2 point something which is greater than which 0.4, राइट। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ हुआ है। मैं अगर इसको एक्चुअली सॉल्व करूँ ना, तो ये यहाँ से अगर मैंने इसको 0.7 किया तो मेरे पास आई ई क्या आ रहा है, 5 आई ई मेरे पास आ रहा है 1.6 मिली एम्प्स। अब आई सी को क्या होता है, आई सी होता है 1.6 मिली एम्प्स ओवर अल्फ़ा, सॉरी इनटू, हमें बीटा गिवन है ना, हाँ, ओवर सॉरी इनटू अल्फ़ा होता है, ठीक है। अब अल्फ़ा की क्या वैल्यू होती है, बीटा ओवर बीटा प्लस 1। अब लेट से अगर बीटा 100 है तो 100 डिवाइडेड बाई 101 क्या होगा, बिल्कुल 0.999, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं, अब ये 50 है तो 50 डिवाइड बाई 151, तो ये हम अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं 1.6 मिली एम्प्स के ही इक्वल है। तो इसने यहाँ पे 1.6 ही दिया है। अब अगर इसको इधर का वोल्टेज निकालना चाहो तो वो कैसे निकालोगे, 10 माइनस वट एवर दिस इज़ ओवर 10 माइनस क्वेश्चन मार्क ओवर 4.7 किलो ओम्स, और यहाँ पर होगा 1.6, ठीक है। 1.4.7 को यहाँ लेके जाओगे, उसमें से 10 माइनस करोगे, विच इज़ नॉट 2.48, ठीक है। तो अब ये हमारे पास 2.48 आ रहा है। तो अब ये मेरे पास कलेक्टर टू इमिटर हमने निकालना है ना, तो कलेक्टर टू इमिटर का क्या मतलब होता है, 2.48 कलेक्टर का है और इमिटर का माइनस 5.3 है, ठीक है। मतलब वी सी माइनस वी ई होगा, राइट। तो अब ये एक नेगेटिव में वैल्यू आ रही है। तो हमें हमें पता है कि अब हमें अगर उसमें चाहिए, एक्टिव मोड में चाहिए, तो एक्टिव मोड में ना वी सी ई इज़ इक्वल्स टू इज़ ग्रेटर देन 0.3 होता है एक्टिव मोड में। हमने यही बात सारी डिस्कस की हुई है। तो ये तो स्मॉलर देन ज़ीरो आ रही है, लाइक ये -2 कुछ आ रही है ना, तो ये स्मॉलर देन ज़ीरो है, तो हमारी एजम्पशन गलत थी। अब जब हमारी एजम्पशन गलत है तो हम क्या करेंगे, सही एजम्पशन लेंगे। सही एजम्पशन में भी क्या था, मतलब हमने एक्टिव मोड में लिया था, सेचुरेशन में लेंगे। एक्टिव में भी क्या है कि इन दोनों का 0.67 ही होता है पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन सेचुरेशन में हम लेते हैं 0.2 इन दोनों का, लाइक कलेक्टेड टू बेस का। ये बात हमने ऊपर पढ़ी भी थी अभी थोड़ी देर पहले, और मैंने कहा भी था इसको फार्मूलाज के लिए याद रखना। ये यहाँ इसका आप 0.2 ले लोगे तो 6 माइनस 0.2 आपके पास आ जाएगा 5.5 वोल्ट्स, और 5.5 यहाँ पर आ गया, तो ये इसका आप करंट फाइंड कर सकते हो, और इसका करंट सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करके ये करेक्ट एनालिसिस हो गया। तो मतलब आप अजम्पशन लेके चलो, अगर अजम्पशन ठीक हुई तो कोई मसला नहीं आएगा, वरना एक्टिव में अब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गई थी ना कि एक्टिव भी है और नेगेटिव में भी है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर आपने सही अजम्पशन लेके उसको ठीक कर लिया। इसी तरह बाकी सारे भी सॉल्व होंगे। इसमें कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर पूछ लीजिएगा, ठीक है। यस, ट्रांजिस्टर ब्रेक डाउन एंड टेम्परेचर इफ़ेक्ट्स को अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर हमारे पास एक बात आ रही है कि यार जैसे जैसे आपने 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 करंट रखा है इमिटर का, ठीक है। अब आपको इमिटर के अंदर से लेट्स आपने 10 एम्पेयर रखा है एक साइकिल के लिए। अब 10 एम्पेयर आपका इमिटर में से पास कर रहा है, ठीक है। अब इस पाथ में से 10 एम्पेयर ही निकलेगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप वी बढ़ा रहे हो तो आपको पता है आपका आई सी बढ़ है,
क्यों? क्योंकि ये रिवर्स आपने किया हुआ है ना, तो आपका आईसी बर्ड है। तो जब आपका आईसी बर्ड है और आपने इस पॉइंट को ग्राउंड किया हुआ है, तो आपका ये वाला सर्किट ना काइंड ऑफ कंडक्टिंग हो गया। जब ये सर्किट मतलब क्लोज हो गया है, जब ये सर्किट क्लोज हो गया है ना, जब तक ये सर्किट क्लोज है ना, तो इसके अंदर से आईसी पास हो रहा है। जब तक ये सर्किट ओपन है तो मतलब आईसी की वैल्यू काइंड ऑफ ज़ीरो है, राइट। तो अब ये वाला केस कौन सा है? ये वाली पहली वाली लाइन, जब आई बी आपने, ये लाइंस बेसिकली आई बी के हिसाब से है ना, सॉरी आई ई के हिसाब से। तो जब आई ई आपका ज़ीरो है, यानी ये शुरू में जब ज़ीरो है तो ये ग्राउंडेड ही है ना, तो जब ये यूँ कनेक्ट हो जाएगा किसी भी चीज़ ग्राउंड के साथ, तो ये आई सी फ्लो होना शुरू हो जाएगा और वो बेसिकली लीनियर ही होगा ना। फॉर एग्जांपल यहाँ 10 दे रहे हो, आप बस भी 10 आ रहा है, तो ये लीनियर होता है। लेकिन जब अब आई ई को तुम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना शुरू करोगे, तो आपके पास वही वाला रिलेशनशिप फॉलो होना स्टार्ट हो जाएगा। और वो रिलेशनशिप एंड पे जाके ये जो ये आ रहा है ना, ये टेम्परेचर ब्रेक डाउन की वजह से आ रहा है, ट्रांजिस्टर ब्रेक डाउन, सॉरी उसकी वजह से नहीं, ये आ रहा है जिस तरह हम वही रिवर्स बायस का हमें फिनोमेना पता है। इवन डायोड भी हो ना, तो वो रिवर्स बायस में एक पॉइंट पे जाके ब्रेक डाउन ही कर जाता है। तो ये वही वाला ब्रेक डाउन काइंड ऑफ यहाँ पे उन्होंने शो किया हुआ है कि करंट की वैल्यू एकदम इंक्रीज़ हो जाएगी। इस पॉइंट को वो बी वी सी बी नॉट कह रहे हैं। सी बी नॉट क्यों? क्योंकि जब आई ई ज़ीरो था ना, तब एक ऐसा आपके पास ये सीधी खड़ी मदार लाइन आ गई है। तो उसने एक बात सिर्फ ये की है कि ये जो पॉइंट्स होंगे ना जिनके ऊपर ये वाले ब्रेक डाउन होंगे, ये हमेशा इस बी वी सी बी नॉट से छोटे होंगे। उसने बस सिर्फ ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि फॉर आई ई ग्रेटर देन ज़ीरो ब्रेक डाउन अकर्स एट वोल्टेजेस स्मॉलर देन बी वी सी बी नॉट। ठीक है, बाकी इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। ये उसने हमें ग्राफ दिए कॉमन इमीटर के हिसाब से। कॉमन इमीटर में क्या होता है? अब देखो कॉमन बेस में तो क्या है ना कि आपकी ये बेस है और ये दोनों बेस के साथ कॉमन है। तो कॉमन इमीटर में क्या होता है कि ये बेस है, ये इमीटर है, सॉरी कलेक्टर है, और ये अगर इमीटर है ना, ठीक है। कॉमन बेस में क्या होता है, आपने बेस ग्राउंड की भी होती है और वो कॉमन होती है सबके साथ। जबकि कॉमन इमीटर में क्या होता है, आपने इमीटर ग्राउंड किया हुआ होता है और बाकी बेस में वो चल रहा होता है। तो उसके लिए ये होता है, क्यों अभी हमने ये स्टडी किया कैसे होता है। जब इसको भी ज़ीरो कर दोगे तो ये हो जाएगा, और जब बेस होगी ना तो उसमें बी थोड़ा सा वेरी करता रहेगा एक्सट्रीमली, जैसे जैसे चेंज होगा तो उसके लिए ये हो जाएगी। अब इसकी ज़्यादा इसमें डेप्थ में जाने की कोई, ये समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ख़ास हमारे से ताल्लुक़ नहीं है। ये अब एक डिपेंडेंस ऑफ गेन ऑन करंट एंड टेम्परेचर है, ठीक है। ये गेन प्लॉटेड है और ये करंट प्लॉटेड है और ये टेम्परेचर की कर्व्स हैं। तो इस बात का सिंपली ये मकसद है कि आप इमेजिन करो एक बीजेटी है, ठीक है। बीजेटी का लेट से बायर टेम्परेचर है -55, ठीक है। तो जब -55 है ना बीजेटी का टेम्परेचर, तो एट अ करंट कि जब आपने आईसी को 10⁻³ करंट दिया हुआ है ना, तो उसका करंट गेन फैक्टर है 100। लेकिन लेट से रूम टेम्परेचर चेंज हुआ या कुछ भी हुआ और वो -55 से चला गया 25 में, सेम वही करंट, तो वो जंप करके ना सिर्फ टेम्परेचर चेंज की वजह से 200 पे गेन फैक्टर चला जाएगा। और यही अगर जंप करके 125 पे चला गया तो ये 300 प्लस पे गेन फैक्टर चला जाएगा। ये एक जनरल डिपेंडेंस बनाई हुई है इन्होंने उसके साथ। इस तरह की वो एक कर्व फॉलो करती है। इसका कोई फंक्शन या हमें फार्मूला नहीं गिवन के इस फंक्शन के तहत हमारी डिपेंडेंस जाती है। ये डिपेंड करता है मटेरियल टू मटेरियल। लेकिन चूंकि डिपेंडेंस टेम्परेचर के साथ इतनी हार्श है, मतलब इतनी हार्श तो नहीं, मतलब इतनी रैपिड है, इसलिए हमने चूंकि एक स्टेबल डिवाइस भी तो बनानी है ना, ये अनस्टेबल डिपेंडेंस है कि वो करंट को उठा के क्या से क्या बना दे, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम हीट सिंक्स भी इस्तेमाल करते हैं बीजेटीज़ के अंदर। बीजेटीज़ के अंदर काइंड ऑफ थोड़े बहुत हीट सिंक्स लगे हुए होते हैं कि वो हीट को ना डिसिपेट करते हैं और वो ज़्यादा इस पीएन जंक्शन तक जाने नहीं देते। अगर पीएन जंक्शन तक जाएगा तो ये इतना अफेक्ट आएगा। सो दिस इज़ एवरीथिंग अबाउट बीजेटीज़, द जनरल कॉन्सेप्ट, एंड द चैप्टर कंक्लूड्स हियर. Let me know if you have any questions.